हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फार्मा। तो आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जो कि हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो इसमें चैप्टर फर्स्ट में इसमें जो चैप्टर सेकेंड एंड थर्ड की वीडियो थी, यूनिट फर्स्ट की सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर की जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी। मीन्स आज हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। फिर इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट जो होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। एक्चुअल में चैप्टर फर्स्ट थोड़ा सा लेंदी था, तो इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बाद में अपलोड की है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें हम सारी चीज़ें जितने भी हैं वो हम डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम के बारे में। एंड ये हमारी यूनिट वन का चैप्टर वन है। यूनिट वन का चैप्टर टू एंड थ्री कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। जो कि हमारा था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जो कि हमारा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनीशन के बारे में। किसकी? एचएपी की डेफिनीशन। एचएपी मीन्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जब हम एचएपी के डेफिनीशन की बात करते हैं, तो इसमें हम कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है डेफिनीशन। तो जब हम डेफिनीशन के बारे में बात करते हैं, मीन्स जैसे कि डेफिनीशन में लिखा हुआ है, Human anatomy and physiology is defined as it is study of structure and functions of human body। तो डेफिनीशन में जैसे कि आपने ये पढ़ा, तो इसका मतलब एनाटॉमी से समझते हैं तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी से समझते हैं तो इसका मतलब होता है फंक्शंस, हमारी बॉडी के फंक्शन। एंड हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी जो शेप एंड साइज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। तो उसको हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी। जिसमें हम स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। एंड जिसमें फिजियोलॉजी या फिर फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। मीन्स जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। वो सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं? फिजियोलॉजी के अंडर में आती हैं। आई होप आप लोग को इसकी डेफिनीशन क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब हम डेफिनीशंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की है। तो जो हम एनाटॉमी की डेफिनीशन के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें ये हमारी एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तो एनाटॉमी वो है जब हम किसी भी बॉडी के ऑर्गन्स या उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। एंड अगर हम बॉडी के किसी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो यही होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें हम मेनली स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में परफॉर्म होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से समझिए, तो जैसे कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन जैसे कि हमारा जो हार्ट होता है, तो कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स हमारा हार्ट है हमारा, मीन्स दिल। तो जिस चीज़ से कैसे वो बना होता है, उसका शेप क्या होता है। जैसे कि मेरा ये हाथ है, तो अगर मैंने ये मुट्ठी फॉर्म कर ली, तो ये मुट्ठी जैसे इसी शेप में हमारा क्या होता है? हार्ट होता है। इसी शेप एंड साइज जो हमारे स्ट्रक्चर एंड शेप या फिर शेप जो हुआ हमारे ह्यूमन हार्ट का, वो हमारे किसके अंदर में आता है? एनाटॉमी के अंदर में आता है। एंड जो हमारी फिजियोलॉजी की जब हम बात करें, तो जैसे कि हमारा हार्ट जो होता है वो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। लंग से हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स में वापस से भेज देता है। मीन्स हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वो क्या करता है? लेता है लंग से, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वो लंग्स में भेज देता है, जिससे कि वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, मीन्स निकल जाए, एक्सक्रीट हो जाए, हमारी बॉडी से क्या हो जाए? निकल जाए। तो ये था हमारे हार्ट का फंक्शन।
तो इसी को हम फंक्शन, अगर फंक्शन की बात हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा न्यूरोफिजियोलॉजी होती है जिसमें हम न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी के कुछ हमारे बेसिक पार्ट्स होते हैं जैसे क्रैनियल, थोरैसिक, एब्डोमिनल, पेल्विक एंड वर्टिब्रल कैविटीज़, ये सारे हमारे कुछ एनाटॉमी के पार्ट्स होते हैं। ये हमारी होती है कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। इसको हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले इसके पहले हम जान लेते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। ये हमारी थी डेफिनेशन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की एंड HAP की। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके स्कोप्स क्या हैं। हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया। हमारा दूसरा टॉपिक आता है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जो हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम ऑर्गन्स एंड उसके पार्ट्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। एंड इसमें जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल हेल्थ का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, pH होता है, एंड जो बॉडी बेसिक नीड्स होती है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इन सब के बारे में हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ही पता चलेगा। मतलब pH, टेम्परेचर, BP, ये सब कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में। एंड इसी में हमारे पैथोलॉजी के बारे में हमें पता लगेगा कि कोई भी डिजीज़ कैसे हो रही है एंड क्यों हो रही है। एंड सर्जरी के कुछ टेक्निक्स के बारे में भी हमें पता चलता है, हमारी ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट कैसे कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। सो जितनी भी हमारी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं कम्प्लीटली वो हमारी किसके अंदर आती हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे देखिए तो हमारी डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा स्कोप भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में विच इज़ लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो स्ट्रक्चरल का मतलब हमारी बॉडी बनी कैसे है, एंड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है हमारी ह्यूमन बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारी जो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी होती है उसके बारे में। तो बेसिकली इसमें हमारे 6 लेवल्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसके लेवल के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है केमिकल लेवल। ये हमारा आता है सबसे पहले केमिकल लेवल, ये इसका डायग्राम है। तो फिर आता है हमारा सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ये हमारा ऑर्गन, ये ऑर्गन, सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। तो सबसे पहले हम केमिकल लेवल के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल का मतलब जैसे कि केमिकल लेवल, इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स हो गया जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। जो हमारी बॉडी में जो कुछ मॉलिक्यूल्स है फिर एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे स्मॉल होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। जैसे कि CO2 हो गया, HO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो जब हम इन स्मॉलेस्ट एटम्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन कर देते हैं तो हमारा पूरा एक कंप्लीट सेल फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है, कंप्लीट एक सेल बन जाता है, जो कि हम क्या कहते हैं, उसको हम सेलुलर लेवल कहते हैं, जो कि हमारा सेकेंड है सेलुलर लेवल। जब ये जो हमारे कुछ छोटे छोटे एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ के कंबाइन होके मिल के जब एक पूरा एक सेल फॉर्म कर लेते हैं उसको हम क्या कहेंगे सेलुलर लेवल कहेंगे। एंड सेलुलर लेवल में आता है जैसे कि सेल की डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो सेल को हम मतलब जाने तो हम इसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं हमारी बॉडी की। बट ये सेल्स भी किस चीज़ से बने होते हैं, हमारे कुछ एटम, छोटे छोटे एटम से बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम, सेलुलर लेवल, जो कि सेकेंड लेवल होता है। यानी कि हम जब इन केमिकल एंड मॉलिक्यूल को हम जब मिला देते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं, तो हमारा पूरा कंप्लीट सेलुलर लेवल फॉर्म हो जाता है। जो हमारा मतलब हमारी जो सेल्स होती हैं, जब बहुत सारी सेल्स एक दूसरे से कंबाइन होती हैं तो ये क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यू। मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करती हैं टिश्यू को। इसी को हम बोलते हैं टिश्यू लेवल, जो कि हमारा थर्ड लेवल होता है।
ये सब हो गया हमारा थर्ड लेवल। फोर्थ लेवल जो कि हमारा ऑर्गन्स लेवल होता है। ऑर्गन लेवल हमारा किससे बनता है? जब हमारे बहुत सारे टिश्यू, जो हमारा जैसे कि सेल का ग्रुप बना, तो सेल बहुत सारे मिलके हमारे टिश्यू बनाए, तो जब टिश्यू का जो बहुत सारे टिश्यूज़ एक दूसरे से कंबाइन होकर जुड़ के क्या बनाते हैं? हमारा ऑर्गन लेवल फॉर्म करते हैं, जो कि हमारा फोर्थ लेवल है। तो ऑर्गन का मीन्स ऑर्गन लेवल बन जाता है हमारा एक तरह से, जैसे कि हमारा एक जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया। मीन्स कोई भी हमारे बॉडी का जो पार्ट होता है वो हमारे ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है। जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर है, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? हमारे ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन लेवल कहते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ लेवल की, जो कि हमारा है सिस्टम लेवल। तो सिस्टम लेवल की बात करें तो ये जैसे कि हमारे टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ टिश्यू लेवल बन के क्या बना रहे थे? ऑर्गन लेवल। तो इसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कंबाइन होकर जुड़ के क्या बनाते हैं? हमारा पूरा सिस्टम लेवल फॉर्म करते हैं। सिस्टम लेवल जो कि मतलब ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, तो वो फॉर्म कर देते हैं, हमारा सिस्टम लेवल को फॉर्म करते हैं। ये हो गया हमारा फिफ्थ लेवल होता है। जैसे कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वो हमारा बन जाता है, ये हमारे जैसे कि ऑर्गन्स होते हैं वो मिलके क्या पूरा बना है? जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, या फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सिस्टम किससे हमारे फॉर्म होते हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक दूसरे से मिल के वर्क करते हैं, काम करते हैं साथ में, तो क्या हमारा बन जाता है? सिस्टम लेवल बन जाता है। आप, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। फिर ये जो हमारे सिस्टम लेवल होते हैं, सिक्स लेवल हमारा क्या आता है? ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल ये हमारा कैसे फॉर्म होता है? जैसे कि हमारे बॉडी में 11 सिस्टम लेवल होते हैं, 11 सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे कार्डियोवास्कुलर, नर्वस, मस्कुलर, स्केलेटन, और जैसे कि रिस्पायरेटरी हो गए, ये बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। 11 सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में। तो जब ये सभी एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, मिल जाते हैं, तो हमारी पूरी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करते हैं। मीन्स कंप्लीट बॉडी बना देते हैं। जैसे कि नर्वस, कार्डियोवास्कुलर, मस्कुलर, रिस्पायरेटरी, जैसे कि मैंने बताया, एंड और भी बहुत से मिलके सारे जो सिस्टम्स होते हैं एक दूसरे से मिलके क्या बना देते हैं? हमारी बॉडी बना देते हैं। वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारी इनिशियल बेस पे जो जाना जाए तो हमारी बॉडी जो है सबसे पहले किससे बनती है? हमारे सेल से बनती है। मतलब कि पूरा प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? हमारे मॉलिक्यूल से शुरू होता है, एटम से। तो एटम मॉलिक्यूल्स हमारे क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। फिर सेल जो होता है हमारा पूरा ग्रुप बन के टिश्यू बनाता है, टिश्यू पूरा ग्रुप बन के ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन का पूरा ग्रुप बन के कंबाइन होकर सिस्टम लेवल बनता है। एंड जो जितने भी सिस्टम्स होते हैं, 11 सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, एंड दे फॉर्म अ कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। ये होती है हमारी पूरी साइकिल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो इतना हमारा हो जाता है, तो पूरी कंप्लीट बॉडी हमारी तैयार हो जाती है। तो ये था हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही पूरा यहाँ थोड़ा थोड़ा सा मैंने नोट्स में भी मतलब लिख दिया है, जैसे कि मैंने कंप्लीट वहाँ पे पढ़ाया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप लोग यहाँ पे भी वैसे ही समझ सकते हैं, जैसे कि ये नोट्स में लिखा हुआ है। आप लोग वहाँ से जैसे कि डायग्राम में समझाया है, वहाँ से पूरा कंप्लीट डिक्टो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, बस नोट्स में आप लोग को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, हैंड रिटन नोट्स आप लोग को वहाँ मिल जाएंगे, आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इसका क्वेश्चन जैसे कि आ जाता है आप सबको, इसका चार्ट तो लाइक 5 या 10 नंबर में, तो आप लोग इसका चार्ट बना के आ सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पीछे बनाया है, ये चार्ट बना के आ सकते हैं, एंड इसके थोड़े थोड़े 2-2 पॉइंट्स आप लोग लिख के आ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा बॉडी सिस्टम। अब हमारी जो बॉडी सिस्टम है उसके बारे में मतलब हम पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे बॉडी सिस्टम कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 11th-12th में भी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये क्या होता है? ये हमारे 11 सिस्टम होते हैं हमारे पूरे बॉडी में। याद रखने की, अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो इसकी याद करने की एक ट्रिक समझिएगा। डायग्राम से आप लोगों को अपनी, जैसे कि अपनी की खुद की बॉडी को आप लोग इमेजिन करिए, हेड टू फुट खुद की बॉडी को अगर आप देख रहे हैं, तो इस चीज़ को इमेजिन करिए कि हमारे बॉडी में ऊपर से नीचे तक कितने सारे सिस्टम्स हैं। 11 सिस्टम कहाँ हैं और कौन कौन से हैं और कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप लोगों को अपने बॉडी के थ्रू ही ईजी हो जाएगा समझने में। ये फिलहाल ये हमारा पूरा डायग्राम है।
ह्यूमन बॉडी का, तो इसके थ्रू ही हम समझेंगे। तो जैसे कि हमारे ब्रेन जो ब्रेन होता है, ब्रेन के पीछे हमारी सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। तो ब्रेन के पीछे हमारे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको कहते हैं हम नर्वस सिस्टम। इजी फॉर्म में जान लें तो उसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा पहला सिस्टम है। यहाँ पे हम आपको 11 सिस्टम के बारे में डिफाइन भी कर देंगे, बाकी आप लोग इसे एक एक लाइन में अपने वर्ड्स में मतलब लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा जितने भी सिस्टम्स हैं मैं यहाँ पे समझा दूँगी आप लोगों को। तो हम यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, जिससे कि आप सबको इजी हो जाएगा याद करने में। तो सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, ब्रेन आता है, मीन्स सबसे ऊपर हमारा नर्वस सिस्टम आता है। तो नर्वस सिस्टम है वो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी पूरी बॉडी को चलाता है, कंट्रोल करने का काम करता है। मीन्स एक तरह से इसे अपनी बॉडी का मशीन, मतलब मशीन समझ लीजिए, जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, चलाता है। हमारी बॉडी में कब कौन सी चीज़ होगी, मेरे हाथ पर कब मूव करना है, हम कौन सी चीज़ सेंस कर पा रहे हैं, या हमें कोल्ड हॉट इन सब ठंडे गर्म का कब पता चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, हमारी नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं। और जो हमारा ब्रेन होता है वो हर चीज़ क्या करता है, हमारी बॉडी में कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ही कि हम लोग गैस खोल ऑन करते हैं, तो हल्का से अगर कुछ भी हम लोग गर्म टच कर लेते हैं तो हम लोग को तुरंत सेंस हो जाता है, हाथ हटा लेते हैं, सेकेंड्स में नहीं लगते हैं हम लोग को हाथ हटाने में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी नर्व्स निकलती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारी सिग्नल ट्रांसफ़र करती है किसको, हमारे ब्रेन को, जिससे कि हमें तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन रहती है हमारे सिग्नल्स की, काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती है, जिससे कि हम लोग को बहुत ही जल्दी सेंस मतलब सेंसेशन होने लगती है, सेंसेशन फील होने लगती है, जिससे कि हम लोग बहुत ही जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं जब भी हमें कोई ठंडा या फिर गर्म फील होता है। तो ये हमारी सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है, यानी कि आवर ब्रेन। इसमें हमारा ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड का आता है। अब जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ब्रेन के, आप जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, चेस्ट मिलेगा। वहाँ पे क्या है, मीन्स जहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं। इसको हम जब हम सेकंड सिस्टम पढ़ रहे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, मीन्स ये जब इसके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारा क्या प्रेजेंट है, लंग्स। ये हमारे दोनों लंग्स हैं। तो लंग्स से हम जब ब्रीथिंग कर रहे होते हैं या फिर सांस ले रहे हैं तो इसके लिए हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेशन। तो अपनी नोज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। और नोज़ के थ्रू ही हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे बॉडी में मतलब जाती है। एंड लंग्स जो होते हैं वो हमारी ऑक्सीजन को कहाँ भेज देते हैं, हार्ट के पास छोड़ देते हैं। एंड जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लेता है हमारे हार्ट से हमारा लंग्स, एंड उसको क्या करता है, बॉडी से एलिमिनेट कर देता है या फिर निकाल देता है, रिलीज़ कर देता है। मतलब कि मेनली क्या काम होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेनली काम ये होता है कि ये नोज़ के थ्रू हमारे ऑक्सीजन को लेता है, एंड ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट को भेजता है, एंड जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स को दोबारा से भेज देता है, एंड फिर हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट हो जाती है, मीन्स एलिमिनेट हो जाती है। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अब आता है थर्ड सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मीन्स हमारा हार्ट। अब थोड़ा सा जैसे आप रिस्पायरेटरी सिस्टम के नीचे आते हैं, ये हमारे क्या होता है, नीचे आओगे तो बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। आप लोग को डायग्राम ऐसे ही नॉर्मली मैंने बना दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, हमारा हार्ट प्रेजेंट है। तो जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा थर्ड सिस्टम है, आप ध्यान दीजिएगा, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हमारा थर्ड है जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज जो हमारा हार्ट है वो हमारे क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन का भी काम करता है, जो कि इसका फंक्शन होता है। मीन्स ये हमारी जो हमारा ब्लड, ये हमारे ब्लड को कहाँ पहुँचाता है, ब्लड वेसल्स में, जैसे कि बहुत
सारी हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है, उनमें ये उसको ब्लड को हमारे किसके थ्रू पहुंचाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचाता है। एंड इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हर चीज़ एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। मीन्स जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारी ऑक्सीजनेटेड मतलब जो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो था हमारा, इसमें क्या हो रहा था कि हमारे जो ऑक्सीजन है वो हार्ट में जा रही थी, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। ये तीनों चीज़ें जो हमारी नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, ये तीनों जो हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मीन्स कनेक्ट हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंचाता है एंड फिर ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है। तो मेन लॉजिक, अगर ब्लड की बात करें तो इसका मेन लॉजिक होता है कि ये हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है। मतलब जो हमारे ऑक्सीजन, मतलब जो हमें ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा जो ब्लड होता है वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में उसको पहुंचाता है। एंड साथ साथ में हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को भी पहुंचाता है। आफ्टर ऑल, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों ही मिलकर हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। दिस इज़ ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब इसका थोड़ा सा नीचे जब हम देखते हैं, ये हमारा क्या होगा, पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, जिसमें कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, आप लोगों को समझ में आएगा। जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को भी पहुंचाता है एंड न्यूट्रिएंट्स को भी पहुंचाता है, जिससे की वजह से हमारे न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में हमको मिलते हैं। अब हमारा आता है फोर्थ, जिसको कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा आ जाता है फोर्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब हम इसके हार्ट के थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या होता है, स्टमक प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं। मीन स्टमक, इसमें हमारी क्या होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आ जाता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं या फिर खा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए हमारा कौन काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो एक तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक और काम करता है, मीन्स जैसे कि एक तो हो गया खाने पचाता है, और खाना डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, ये हमारे बॉडी में वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पहुंचाता है। मीन्स हमारे हार्ट में ब्लड के थ्रू ये क्या करता है, ब्लड के थ्रू यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है कुछ ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे फूड से जो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, तो वो इन्हीं ब्लड वेसल्स से क्या करती है, इन्हीं ब्लड वेसल्स में क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाएंगी एंड ब्लड में पहुंच जाता है। क्या मतलब, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। तो ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में ये पहुंचाया जाता है। जो हमारा ब्लड होता है, उसी न्यूट्रिशन को जो एब्जॉर्ब होता है हमारा न्यूट्रिशन उन ब्लड वेसल्स में, तो हमारा ब्लड क्या करता है, उसी न्यूट्रिशन को हमारे पूरे बॉडी में पहुँचाने का काम करता है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड काम होता है, वो वेस्ट मटेरियल को भी मतलब बाहर निकालता है हमारी बॉडी से। फिर क्या करता है, पहला तो हो गया ये न्यूट्रिशन। सबसे पहले काम क्या होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला काम होता है, ये हमारे खाने को पचाने का काम करता है। दूसरा, हमारे न्यूट्रिशन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तीसरा है, ये वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है, निकालता है। फिर हमारा आ जाता है पांचवा, यूरिनरी सिस्टम। तो ये सिस्टम हमारे ब्लड को प्योर करता है, मीन्स हमारे ब्लड को साफ़ करने का काम करता है। जो यूरिनरी सिस्टम होता है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, साफ़ करने का काम करता है। इसको हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रीनल सिस्टम, क्योंकि हमारी जो किडनी होती है, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो किडनी होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम हमारे ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूरिन के थ्रू हमारे बाहर निकाल देता है। क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है।
तो ये सारी चीज़ें इन्हीं सिस्टम से जुड़े हुए हैं। मतलब कि अब 6 हमारा आ जाता है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये हमारे जितने भी सिस्टम यहाँ नर्वस सिस्टम टू रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये 6 सिस्टम जो है ये हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम है। एंड बाकी के जो हम पढ़ेंगे 5 वो हमारे एक्सटर्नल बॉडी सिस्टम, मतलब आउट टू इन होगा। एंड ये इन मतलब ये हमारे इनर वाले सिस्टम है, एंड जो ये 7 to 11 है ये हमारे आउट टू इन वाले सिस्टम होंगे। आप लोग को बाद में समझ में आएगा, डोंट बी कंफ्यूज। तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल वाला इसमें आ जाता है। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम में मेनली ये होता है कि ये ऑफस्प्रिंग को बनाने का काम करते हैं, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करते हैं। ये सभी सिस्टम हमारे बॉडी के क्या होते हैं, अंदर के सिस्टम होते हैं सब। ये सारी अंदर के क्या होते हैं, इंटरनल सिस्टम होते हैं। जैसे कि मैंने बताया नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये सारे हमारे इनर वाले सिस्टम होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आउटर सिस्टम को समझेंगे, मीन्स हमारे बॉडी के जो बाहर के सिस्टम हैं। अंदर के हमने समझ लिया, हेड टू फुट हमने अंदर का समझ लिया। अब हम बाहर के स्किन से समझेंगे। तो हमारी सबसे पहले आ जाती है बाहर से, ये हमारा 7th होता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है तो हमारी कंप्लीट बॉडी जो होती है, ये हमारी जो कंप्लीट बॉडी होती है तो वो स्किन से कवर होती है। जैसे कि ये हमारी स्किन है, ये किससे कवर है, स्किन से है। ये हमारी जो बॉडी है ये किससे कवर है, हमारी पूरी स्किन से कवर है। तो मतलब कि स्किन, और जो स्किन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। एंड इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज हमारी जो स्किन होती है वो स्वेट ऑयल को, जो स्वेट होता है हमारे जैसे बॉडी में पसीना वगैरह निकलता है, या फिर हमारे फेस पे ऑयल, मतलब ऑयल जैसा, कभी कभी जैसे बहुत लोग की स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है, कुछ लोग की स्किन मतलब स्किन के ऊपर डिपेंड होता है। गर्मियों में अक्सर बहुत लोग की ऑयली होती है, तो वो क्या होता है, वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू ही वो बाहर निकलता है, तो ऑयल हो जाता है। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। फिर हमारा आता है मस्कुलर सिस्टम। ये हमारे क्या होते हैं, मीन्स स्किन, जैसे ये हमारा सबसे ऊपर हो गया स्किन। अब जो स्किन के अंदर होती है तो वो हमारे क्या होती है, मसल्स होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम। ये हमारे जैसे कि स्किन हो गया। अब जो इसके अंदर का पार्ट है ये हमारे होता है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर, जैसे कि मेनली हमारी स्किन क्या काम करती है, वो हमें बाहर के इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड जो मसल्स का काम होता है ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं एंड थोड़े से मतलब बल्क प्रोवाइड करते हैं। मसल्स हमारी होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को बल्क प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारा होता है बेसिकली मस्कुलर सिस्टम का। तो मेनली हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, या मतलब यानी कि जो बॉडी है, बॉडी में जो बोन्स हैं, अगर उन पे मसल्स नहीं होंगी, जैसे कि हमारी हड्डियां होती हैं, ये अंदर की जो मसल्स के अंदर क्या होती है, हमारी बोन्स होती है। अगर उन बोन्स में हमारी मसल्स नहीं प्रेजेंट होंगी तो क्या हम लोग का हाथ या फिर पैर कुछ मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में मसल्स एंड बोन्स दोनों ही ज़रूरी होती हैं। तो ये बता, हमारा मस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, स्केलेटल सिस्टम, मीन्स हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ। तो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को क्या, अब हम ये हमारा हो गया, क्या हो गया, मस्कुलर सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा 9th है। तो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करता है। मीन्स हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं एंड मसल्स दोनों ही क्या होती है, जैसे मैंने पहले बताया, ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, बॉडी के स्टेबिलिटी के लिए। एंड ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम। एंड अब इसके जो अंदर आता है वो हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि हमारा 10th सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो जो कि हमारी पूरी बॉडी को ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसको हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, जो कि हमें इम्यून सिस्टम के नेम से भी जानते हैं। फिर हमारा आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स जो रेगुलेशन का काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे कि D3 D4 हार्मोन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये सभी हमारे 11 सिस्टम हैं हमारी कंप्लीट बॉडी के। कुछ इंटरनल, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे कुछ 1 to 6 हमारे कुछ इंटरनल थे। जैसे कि 1 to 6 हमारे नर्वस, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्शन, या 1 to 6 हमारे क्या हो गए,
ये याद करिएगा। तो जो कि हमारी ये सारी अप टू डाउन क्या है, इंटरनल सिस्टम है। एंड फिर एक्सटर्नल की बात करते हैं तो 7 to 11 इंटीग्यूमेंट्री, मस्कुलर, स्केलेटल, लिम्फेटिक, एंडोक्राइन, ये जितने भी सिस्टम है ये हमारे आ जाते हैं एक्सटर्नल टू इंटरनल। जैसे कि हमारी सबसे बाहर की हो गई स्किन, फिर उसके अंदर का मस्कुलर, फिर उसके अंदर का स्केलेटल, फिर उसके अंदर का लिम्फेटिक, फिर उसके अंदर का एंडोक्राइन। ये हो गए हमारे पूरे 11 बॉडी सिस्टम। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है बेसिक लाइफ प्रोसेस। क्या है हमारा यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, बॉडी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा है बेसिक लाइफ प्रोसेस। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग को जितने भी नोट्स हैं मैं प्रोवाइड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। यानी कि जैसे कि हमारी जो बॉडी चलती है उसके कुछ लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, एंड वो क्या होते हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम सिंपल से जाने तो हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स के बारे में। जैसे कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि हम लोग, जैसे कि एंड नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि ये पेन है, पेंसिल है, चेयर है, टेबल है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। लिविंग में हमारे जैसे ह्यूमन है, डॉग, कैट, ये सारी चीज़ें लिविंग में आती हैं। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वही हम यहाँ पे जानने वाले हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हमारे कुछ प्रोसेसेस हैं जो लिविंग थिंग्स में है पर नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द बेसिक लाइफ प्रोसेस ऑफ लाइफ इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, सबसे पहला आता है हमारा मेटाबॉलिज्म, फिर आता है रिस्पॉन्सिवनेस, फिर आता है मूवमेंट, ग्रोथ, फिफ्थ है हमारा डिफ्रेंसिएशन, सिक्स्थ है रिप्रोडक्शन, सेवन्थ है रिस्पायरेशन। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पे सारे नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। सारी चीज़ यहाँ पे 2-2 पॉइंट में लिखी हुई हैं। बहुत ईजी है आप लोग को समझने में, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारा क्या आता है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म, तो जैसे कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये हमारा मेटाबॉलिज्म है। इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में 2 रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म, दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म में बेसिकली ये होता है कि जो हमारा कैटाबॉलिज्म होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी फूड हम खाते हैं, मतलब च्यू करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, वो हमारे बॉडी में जाता है। तभी अंदर जाता है तो वो अंदर जाके हमारे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इन विच फूड मटेरियल्स ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ सेल। यानी कि जब हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है, टूट जाता है। तो एंड जो फूड से हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है वो सभी हमारे ब्लड में क्या होते हैं, जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड ब्लड जो हमारा है वो पूरी बॉडी में उस न्यूट्रिशन को क्या करता है, पहुंचाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। बेसिकली मतलब जो होता है वो मतलब जो फूड होता है कैटाबॉलिज्म में हमारा क्या होता है, टूटता है छोटे पार्टिकल्स में। एंड एनाबॉलिज्म की बात करें, इसमें जो हमारे होते हैं इंजेस्टेड एसिमुलेटेड फूड मटेरियल यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। इसमें जो हमारा फूड मटेरियल क्या होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है। एनाबॉलिज्म में जैसे कैटाबॉलिज्म में बेसिकली हमारा क्या हो रहा था, फूड जो हमारा होता है वो जब हम खाते हैं तो वो क्या करता है, टूट के एनर्जी को रिलीज़ करता है। एंड एनाबॉलिज्म में हमारे ये पूरे जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, मीन्स लार्ज पार्टिकल्स में जोड़ने का काम करता है। तो ये था हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में। रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो जैसे कि हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, जैसे कि हमारा ये पेन है, तो हम इसको ये तोड़ें या फिर मारें या फिर कुछ भी करें, इसको कुछ भी करें तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। बस उसी जगह पे जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है या कोई पर्सन है, उसको हम मारें या डांटें, जैसे कि हमारी उंगली है, अगर इसको ऐसे कर रहे हैं तो हमें पेन हो रहा है, क्योंकि हम रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि हमें रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। जैसे हम उंगली को दबा रहे हैं, तो पेन को दबा रहे हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, जो हमारी बॉडी होती है, अगर उसको कोई भी उसको हर्ट करते हैं या फिर उसको पिंच करते हैं तो क्या होता है,
रिएक्शन देती है हमारी बॉडी, रिस्पॉन्स करती है। तो जैसे कि हमारी कोई चीज़ ठंडी है फिर गर्म है, उसको हम टच करते हैं तो वो तुरंत क्या करते हैं, हाथ हटा लेता है, बिकॉज वो रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, सेंसेशन होती है। हमारी बॉडी में क्या होती है, सेंसेशन होती है। हम लोग बहुत ही जल्दी हर चीज़ को सेंस कर पाते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंसिटिविटी, जैसे कि हम कोई भी चीज़ होती है क्या करते हैं, बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, ठंडी चीज़ हो, गर्म चीज़ हो, कुछ भी हो, या फिर हमें किसी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो हम लोग को क्या, हम लोग रिएक्ट करते हैं। फिर हमारा आ जाता है थर्ड, मूवमेंट आ जाता है। मूवमेंट में जैसे कि ये पेन है, इसको हम रखेंगे तो ये मूव नहीं करेगा, इसको हम रख देते हैं तो ये मूव नहीं करेगा अपने आप, जब इसको हम ऐसे से करेंगे तब कहीं मूव करेगा। तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी मूव करती है, मतलब हम घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब कि हमारी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये हमारी लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। फिर हमारा आता है ग्रोथ। अब जैसे कि हमारा पेन है, अब ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, मीन जैसे कि ना ये छोटा होगा ना भी ये बड़ा होगा, तो ये इसका जो ऑप्टिमम साइज़ बनाया गया है ये इतना ही रहेगा। अब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में मतलब कि बात आती है तो हम सब लोग छोटे से बड़े होते हैं, मीन्स ग्रो करते हैं, हम लोगों में ग्रोथ पावर होती है, ग्रो करते हैं हम लोग। फिर आता है हम क्या करते हैं, ग्रोथ। ये चीज़ें हमारी लिविंग में होती हैं, नॉन लिविंग में नहीं होती हैं। फिर हमारा आता है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन जैसे कि इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्लोथ है, कपड़ा है, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, सिर्फ कपड़ा ही बना सकते हैं, मीन्स क्लोथ का ही सामान बना सकते हैं। जैसे ये कपड़ा है, कपड़े यहाँ अलग अलग वैरायटी आती है, लेकिन हम उससे क्या बना सकते हैं, सिर्फ कपड़ा ही बना सकते हैं। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो एक सेल से पूरे कंप्लीट ह्यूमन बॉडी मीन्स न्यूबॉर्न बेबी बना सकता है। फिर ये होते हैं हमारे डिफ्रेंसिएशन के बारे में, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है एंड लिविंग थिंग्स में होता है। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं स्प्रिंग्स को, लाइक नेक्स्ट जनरेशन को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो जैसे कि हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन, जो कि हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है बट हम लोगों में होता है। हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। एंड फिर हमारा आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ है, आप लोग डाइजेशन ऐसे ही समझ सकते हैं। एट्थ हमारा आ जाता है डाइजेशन, चलिए हम लिख ही देते हैं डाइजेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इन दोनों के बारे में जो हम बात करते हैं तो डाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी फूड खाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिशन को फूड को ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, न्यूट्रिशन को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। एक्सक्रीशन का काम आता है जैसे कि जो भी हमने फूड खाया है उसको क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है, उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। ये था हमारा पूरा कंप्लीट लाइफ प्रोसेस के बारे में। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। कंप्लीट लाइफ प्रोसेस हमारी लिविंग थिंग्स की मतलब लिविंग थिंग्स ही परफॉर्म करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती हैं। ये हमारी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी की जो प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस होती है, ये थी। तो अब हम बात करते हैं ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। फिर हमारा आता है होम्योस्टैटिस, जो कि लास्ट सेकेंड टॉपिक हमारा होम्योस्टैटिस। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा होम्योस्टैटिस है। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे 2 वर्ड्स में बना होता है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पहला होता है हमारा होम्यो, होम्यो मीन्स होता है सेम या फिर कांस्टेंट, एंड स्टैटिस मीन्स होता है स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट या फिर कंडीशन। तो स्टेट तो ऐसे समझिए जैसे 2 इन्वायरमेंट हैं, जैसे कि हमारा 2 इन्वायरमेंट है, ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। ये हमारी जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल इन्वायरमेंट, एंड ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। तो इंटरनल मीन्स जो बॉडी के अंदर
वो हमारा क्या होता है इंटरनल, एंड बॉडी के जो बाहर होता है वो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मीन्स जहाँ हम रह रहे हैं या फिर जो हमारी सोसाइटी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग का घर है, तो वो लोग क्या हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, मीन्स कांस्टेंट रखते हैं। होमोस्टैटिस जो होता है हमारा, वो इस चीज़ को क्या करता है, एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी बीच में, अभी भी हो ही रही है, तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप होती है, उससे हमारी बॉडी को क्या होता है, दिक्कत होती है। हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब कि हमारी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो जो हमारा होम्योस्टैटिस होता है, एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है, बॉडी टेम्परेचर को कम कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, जिससे कि हमारे दोनों ही बैलेंस रहें, बाहर का एंड अंदर का इन्वायरमेंट जो है दोनों ही बैलेंस रह सके। तो जैसे कि एंड नॉर्मली हम अपने बॉडी की टेम्परेचर की बात करें तो वो 37 ही रहता है, चाहे इतनी ठंडी हो चाहे इतनी गर्मी हो, वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये था हमारा होम्योस्टैटिस के बारे में। अब हम इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है होम्योस्टैटिस कंट्रोल मैकेनिज्म। तो इसमें मेनली हमारे 3 इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है रिसेप्टर, फिर होता है कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो इसमें जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं एंड ये होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने का काम करते हैं, मीन्स हमारे होम्योस्टैटिस को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो मेनली इसके कितने होते हैं कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके बारे में एक एक पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारा होता है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर की बात करते हैं तो ये एक टाइप के सेंसर होता है, लाइक हमारी बॉडी में कब कौन सी चीज़ मतलब चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस होते हैं रिसेप्टर हमारा उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, पता लगाता है। मीन्स फिर जैसे ही ये डिटेक्ट कर लेता है, ये इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर के पास भेज देता है। ये हमारा होता है कंट्रोल सेंटर, इसके पास क्या करता है, रिसेप्टर हमारा इन्फॉर्मेशन भेज देता है। मीन्स कंट्रोल सेंटर मीन्स हमारा जो ब्रेन है, CNS है या फिर नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारी हर चीज़ को सेंस कर लेता है, जो कि जिसमें सेंसेशन मतलब जिस वजह से हम लोग को सेंसेशन फील होती है, उसके पास इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो हमारा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा इफेक्टर होता है, जो कि हमारा फीडबैक सिस्टम होता है, मीन्स इफेक्टर। फिर CNS के बाद हमारा फीडबैक सिस्टम शुरू होता है। लाइक अगर हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस होता है तो ये वापस से उसको कांस्टेंट इन्वायरमेंट में लेके आता है। इसका मेन वर्क क्या होता है, जैसे कि हमारे इसके मेन वर्क यही होता है, जैसे कि इंटरनल इन्वायरमेंट या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर इधर उधर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको कांस्टेंट लेवल में लाने का काम करते हैं, हमारा इफेक्टर। इसके पहले 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की बात करते हैं तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारे जैसे कि हमारी बॉडी में अगर कोई चीज़ कम हो जाती है तो उसको क्या करता है, ये फीडबैक सिस्टम के थ्रू ये उसे बढ़ाने का काम करता है। एंड नेगेटिव में अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या करता है, नेगेटिव में उस चीज़ को कम करने का काम करता है। इसमें अगर हमारी कोई चीज़ कम होती है तो उसको बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को। ये हमारा एग्जाम्पल होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। तो जब इसकी बात करते हैं तो इसके थ्रू समझेंगे, जैसे कि जब बेबी डिलीवरी में ये हेल्प करने का काम करता है, मीन्स जो यूट्रस की वॉल्स जो होती हैं उसको स्ट्रेच करने का काम करता है, जिससे कि बेबी इजीली मतलब बाहर आ सके। तो इसमें जो रिसेप्टर है वो सेंसिटिव नर्व्स को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। एंड इसमें जो स्ट्रेच होने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि आउटपुट से मतलब जो हमें बाहर से जो मतलब ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ही बॉडी में रिलीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन को वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, मतलब इजीली चाइल्ड बर्थ हो जाती है। तो ये था हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में मेनली ऑक्सीटोसिन का काम होता है, जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन या फिर कॉन्ट्रैक्शन को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो ये था हमारा पॉजिटिव फीडबैक का। अब हम नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं। तो ये हमारा है नेगेटिव फीडबैक, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो किसी चीज़ को क्या करता है, कम करता है। अगर कोई चीज़ बढ़ी हुई होती है तो उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है।
अब जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे बॉडी में समझिए, जैसे बॉडी हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे कि हमें फीवर आता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होता है एंड उसे डिक्रीज़ करता है। तो ये कैसे करता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हमें फीवर आता है तो हमारी स्किन क्या होती है, हीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो फिर वो सिग्नल भेजती है हमारे किसको, हाइपोथैलेमस के पास। मींस हाइपोथैलेमस और फिर सीएनएस ब्रेन उसके पास क्या करती है, सिग्नल ट्रांसफ़र करती है। फिर ये जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है, मतलब टीआरसी जो है, इसके पास ये हमारे स्वेट ग्लैंड, मतलब ये जो टीआरसी होता है ये हमारे स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद जब ये हमारी स्वेटिंग हमारी ज़्यादा होने लगती है, जब हमारी ये क्या स्वेट ग्लैंड जो होती है, इसको जैसे ही स्टिमुलेट होती है, ये स्वेटिंग हमारी बॉडी में क्या होती है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है। तो उसी जब ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है बॉडी में, आप जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग को फीवर आता है, तो जब हम लोग को फीवर उतरने वाला होता है या फिर उतरता है, तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हम लोग को होने लगती है, बहुत पसीना आने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो ऐसे ही इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है वर्क करता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक के बारे में। अब हम बात करेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, यूनिट 1 फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो ये भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड इन डायरेक्शनल टर्म्स, सेक्शनल प्लेन, प्लेन ऑफ द बॉडी, बॉडी कैविटीज़। इसको भी हम एक एक करके समझ। तो इसमें हमारे में 3 हो गए, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्शनल टर्म की। तो डायरेक्शनल टर्म के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है सुपीरियर। सुपीरियर की बात करें तो ये वाला हमारा ऊपर का पार्ट होता है, मीन्स हम डायग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं। ये हमने नॉर्मल सा डायग्राम बना दिया है सिर्फ आप लोग को समझने के लिए। सुपीरियर मतलब ये ऊपर का पार्ट, ये जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है। एंड इन्फीरियर मतलब नीचे का पार्ट, ये हमारा ऊपर का पार्ट एंड नीचे का पार्ट। इंटीरियर मतलब होता है चेस्ट वाला पार्ट, ये मतलब फ्रंट वाला, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रंट पार्ट। एंटीरियर को फ्रंट पार्ट कहेंगे, मीन्स चेस्ट वाला पार्ट। एंड पोस्टीरियर एंड को हम क्या करेंगे, बैक वाला पार्ट, जो हमारी पीछे मतलब बैक वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर एंड कहते हैं। तो ये हो गया हमारी, ये जो हमारी बॉडी होती है डायरेक्शनल टर्म में, हमारी बॉडी जो होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शनल प्लेन की। जब सेक्शनल प्लेन की बात करते हैं तो इसमें हम अपनी बॉडी को 3 तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब 3 तरह से हमारी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है। पहला होता है सेगाइटल प्लेन। सेगाइटल प्लेन में जो होती है वो हमारी बॉडी इसमें जो होती है लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड होती है, मीन बीच से डिवाइड होती है। तो लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड होती है, मीन जो इसका जो बीच वाला पार्ट, जैसे ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेगाइटल प्लेन कहते हैं। दूसरा है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन में इसमें हमारी बॉडी होती है उसको हम सुपीरियर एंड इन्फीरियर में मतलब बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर प्लेन। सुपीरियर मतलब ऊपर एंड नीचे पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अब हमारा आता है कोरोनल प्लेन में, इसमें हमारी जो बॉडी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब फ्रंट वाला पार्ट एंड पोस्टीरियर मतलब बैक वाला पार्ट। हमारा चेस्ट वाला मतलब कि एंटीरियर एंड हो गया, एंड जो पोस्टीरियर वाला मीन्स हमारा बैक वाला पार्ट। तो उसको हम क्या, कोरोनल में हमारी जो बॉडी होती है वो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड होती है। फिर हमारी आती है बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी में हमारे मेनली 3 आते हैं, थोरैसिक कैविटी, डोर्सल कैविटी एंड एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। तो थोरैसिक की कैविटी की बात करते हैं, क्या होता है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, एंड जो स्टमक की जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, पेल्विक कैविटी। ये हमारे बीच वाला क्या होता है, स्टमक, तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्डोमिनल कैविटी। एंड जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, चेस्ट वाला एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी। तो यहीं पे आज हमारी यूनिट कंप्लीट होती है, मींस ये हमारा यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। एंड बाकी की जो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था थोड़ा आगे पीछे हो गया है, डोंट बी कंफ्यूज। तो जो इसके जो फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोग को मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।
एंड बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एंड जितने भी सारी नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं मेंशन कर दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी सेकेंड यूनिट, जिसमें हम सेकेंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। So thank you for watching. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.